नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हार्ट केयर में बात करेंगे हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या अंतर है, सर्दियों में हार्ट को सही रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, साथ ही हार्ट से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष मिश्रा। आप दिल्ली के कई नामी और नामी गिरामी अस्पताल में अपना कंसल्टेंसी देते हैं, और साथ ही क्या होना चाहिए नॉन इन्वेसिव इलाज में, क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए और कौन कौन से स्टेप है, उसको लेकर एक खास अपना इनका मान्यता है, तो उस पर भी बात करेंगे। और आम लोग कैसे समझे कि ये बीमारी हार्ट की बीमारी है और हार्ट से अलग बीमारी है। सीने में दर्द न सिर्फ केवल हार्ट की बीमारी की वजह से होती है, बल्कि अन्य बीमारियों से कारण से होती है। तो आज जो व्यवहारिक बिंदु हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे साइंटिफिक बातों के अलावा। तो निश्चित तौर पर हम सबको लाभ मिलेगा, इस उम्मीद के साथ डॉक्टर मनीष मिश्रा को आमंत्रित करते हैं कि वे आप अपना बातचीत स्टार्ट करें। वेलकम सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं अमरिंदर जी को धन्यवाद बोलता हूं, जिन्होंने हमको यहाँ पे आने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। हार्ट फेलियर डिस्क्राइब द क्लिनिकल सिंड्रोम दैट डेवलप्स व्हेन द हार्ट कैन नॉट मेंटेन एन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। A heart pumps blood inadequately, leading to reduced blood flow, backup of blood in the veins and the lungs, and other changes that may further weaken the heart. Okay. Good. Next slide, please. Causes of congestive heart failure. सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, ये हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती हैं आर्टरीज, उसमें अगर कोई रुकावट पहुंच जाती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट की मसल्स में ब्लड नहीं पहुंचता है, फिर वो हार्ट की मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट में दिक्कत आती है, फिर होता है पहले आता है हार्ट अटैक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, बाद में इसका कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप होता है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन, वेलुलर ऑब्स्ट्रक्शन और इनसफिशिएंसी, डायलेटेड कार्डियोपैथी, इसमें इडियोपैथिक हो सकता है या फेमिलियल हो सकता है। हाइपरट्रॉफी एंड डिस्ट्रिक्टेड कार्डियोपैथी, स्पेसिफिक कार्डियोपैथी जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोपैथी जिसे तकमुसु डिजीज भी बोलते हैं। इन्फ्लेमेटरी में हो सकता, इन्फ्लेमेटरी काजेस कौन करता है, लिम्फोसाइटिक, इजनोफिलिक एंड मायोकार्डाइटिस। अगर सीवियर लंग डिजीज है तब भी जो होता है हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। सीवियर अनीमिया, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एबनॉर्मल हार्ट रिदम में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, या कोई भी अगर एक्सेस यूज करने पे, अल्कोहल ज़्यादा यूज करने पे, कोकाइन यूज करने पे, अदर कीमोथेरेपेटिक एंड रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी हो सकता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। According to American Heart Association guidelines, currently classified heart failure on the basis of evolution of the disease. इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी एंड स्टेज डी। स्टेज ए क्या होता है, पेशेंट्स एट हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट फेलियर विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आर सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर। स्टेज बी, पेशेंट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हु हैव नॉट येट डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। स्टेज सी, patient with structural heart disease with prior or current symptoms of heart failure. Stage D, patient with refractory end stage heart failure who require specialized advanced treatment. दूसरा है NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसको भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास डिवाइड किया गया है जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास को नॉर्मल कैटेगरी बोलते हैं, सेकंड में माइल्ड, थर्ड को मॉडरेट और फोर्थ क्लास को सीवियर
हार्ट फेलियर के कट में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 में क्या बोलते हैं, फ्यू ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स, नो लिमिटेशन और ऑर्डरली फिजिकल एक्टिविटी। इसमें सिम्टम्स के क्या हो सकते हैं, पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पल्पिटेशन हो सकता है, तब ये सिम्टम आते हैं। क्लास 2 में माइल्ड ऑब्जर्वेबल symptoms and slight limitation during the ordinary activity and comfortable at the rest. Class 3, marked limitation in the physical activity due to symptoms even during less than ordinary activity but comfortable only at rest. Class 4, severe NYHA classification में बोला गया है, end stage heart failure, severe limitation, experience symptom even at the rest. Experience symptoms वही chest discomfort हो गया, palpitation हो गया, breathlessness हो गया, ये symptoms अगर पेशेंट बैठा भी है तब भी उसको कंप्लेन करता है कि हाँ हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसको हम NYHA क्लास 4 में उसको डिवाइड करते हैं। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का और होता है। ये होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दूसरा होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ये मुख्यतः 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। पहला है सिस्टोलिक डिस्फंक्शन और दूसरा होता है डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है इसे हम पल्मोनरी कंजेशन भी इसमें डेवलप होता है, और राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, पेरिफेरल कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर का जो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो लंग्स की जो होता है कैपिलरीज, लंग्स की जो होता है इंटरस्टिशियल टिश्यूज और एल्वेली में डेवलप में जाते हुए एक्यूमुलेट हो जाता है। और राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, पेरिफेरल कंजेशन हो जाता है। अब ये फिगर है जिसमें कि हमें बताया गया है कि ऊपर वाला फिगर बताता है, फर्स्ट वाला ये नॉर्मल हार्ट है। नॉर्मल हार्ट में क्या है, इसको जो हार्ट होते हैं बेसिकली इसको 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और फिर नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो आप देख रहे हैं वाल्व, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। बीच में जो एक आप देख रहे हैं कि मोटा सा एक लाइन खींची है जिसे बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और दूसरी तरफ इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। इसी ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब जो राइट वेंट्रिकल होते हैं इससे एक से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड जो होता है गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेके जाता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर, और वहां पे ऑक्सीजन के थ्रू वहां पे प्यूरिफिकेशन होता है। ये हमारा है नॉर्मल वेंट्रिकल फिल कैसे होता है ब्लड से, वो पहला फिगर है। दूसरा है अगर सपोज को किसी भी कारणवश हमारा जो है सिस्टोलिक पंपिंग कैसे होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन में सिस्टोलिक पंपिंग कैसे होता है कि जब जो होता है डायस्टोलिक कंडीशन मतलब क्या होता है कि हार्ट रिलैक्स कर गया और वेंट्रिकल्स के अंदर जो होता है ब्लड आ जाता है। कहां से आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है। कहां पे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है राइट एट्रियम में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो वो डायस्टोल में कंडीशन में होता है। लेकिन जब सिस्टोल मतलब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो कहां जाएगा, अवोर्टा के अंदर। तो जब वो पंप करता है तो जितना ब्लड आया था डायस्टोल कंडीशन में उसका 60% ब्लड वो पंप करके वो कहां चला जाता है, अवोर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। लेकिन अगर सपोज को किसी भी कारणवश सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होता क्या है, इसमें क्या है कि हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। जब हार्ट के चैम्बर डायलेट हो गए तो क्या हो गया, क्यों डायलेट हुए, क्योंकि हार्ट की मसल क्या होगी, वीक होगी, कमजोर होगी, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कंडक्टिव पावर कम हो जाएगी तो नॉर्मल में जो हार्ट जो पंप कर रहा था उसकी क्षमता भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है डेवलप हो जाता है हार्ट फेलियर में सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। तो सेकंड फिगर बता रहा है, दिखा रहा है द इनलार्ज वेंट्रिकल फिल विद द ब्लड, मतलब हार्ट के चैम्बर जो हो गए फैल गए हैं और फैलने के बाद वहां पे ब्लड वहां पे इकट्ठा हुआ है। जब अब इस कंडीशन पे ये जब सिस्टली होगा मतलब हार्ट जब पंप करेगा तो ब्लड जो होता है नॉर्मली कितना पंप हो जाना चाहिए, जितना ब्लड आया था उसका 60% जो होता है ब्लड पंप हो जाना चाहिए, या तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाना चाहिए लंग्स में या अवोर्टा के द्वारा पूरे शरीर में जाना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया तो उसका केवल लेस देन 40 to 50% ही ब्लड जो होता है पंप कर पाता है, बाकी पंप नहीं कर पाता है। तो बाकी ब्लड कहां रहता है, उसी चैम्बर्स के अंदर रहता है। अगर किसी कारणवश डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो गया, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या हो गया कि जो डायस्टोलिक की कंडीशन, डायस्टोल वाले कंडीशन में जो हमने बोला था कि ब्लड जो होता है आता है वेंट्रिकल्स के अंदर, अगर तो उसमें क्या होगा, जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसके अंदर स्टिफनेस हो जाते हैं। जब स्टिफनेस आएगा तो क्या होगा कि वो डायलेट नहीं कर पाएगी, फैल नहीं पाएंगी। तो क्या होगा, जो नॉर्मल जो उसकी नॉर्मल कंडीशन पे जो ब्लड आना चाहिए उसकी मात्रा कम होती है। तो वही तीसरे कंडीशन में लिखा हुआ है द स्टिफ वेंट्रिकल फिल विद लेस ब्लड देन द नॉर्मल।
लेकिन अब इसका पंपिंग पावर तो ठीक है, तो क्या होगा, वो जो होता है, जो नॉर्मल कंडीशन पे 60% जो होता है पंप ब्लड कर रहा था, पंप जो होता है वो ब्लड जो होता है पंप कर रहा था, वो भी इसमें करता है। तो इसमें क्या होता है फिर, द वेंट्रिकल पंप्स आउट अबाउट 60% ऑफ द ब्लड बट द अमाउंट मे बी लोअर देन द नॉर्मल हार्ट में होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में जितना ब्लड आया था नॉर्मल कंडीशन में उसका 60% हो गया, लेकिन डायस्टोलिक डिस्पेंसर में क्या होता है कि ब्लड कम आता है बिकॉज ऑफ दैट स्टिफनेस ऑफ द हार्ट मसल। अब इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं जो कि कंजेस्टिव हार्ट फ्लो डेवलप होती हैं? उसमें सबसे पहली मैकेनिज्म है रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, इनलार्जमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल दैट डेवलप होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब अभी हमने पहले बात किया था कि कितने टाइप का हार्ट फ्लोर होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फ्लोर, दूसरा होता है राइट साइडेड हार्ट फ्लोर। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फ्लोर हो जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर पल्मोनरी कंजंक्शन होता है, मतलब हमने बोला था फेफड़े में लंग्स के अंदर जो होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। कहाँ पे? एल्वुली क्या होता है, ये यूनिट होता है, मतलब जो एक यूनिट है लंग्स की वहां पे, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं? सबसे पहला सिम्टम डेवलप होगा, पेशेंट बोलता है कि हमें कमजोरी हो गई है। क्यों? क्योंकि जब हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाएगा तो ब्लड कम मिलेगा, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा, तो इसके वीकनेस आती है, फटीक, डिजीनेस, सुस्ती रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, पल्मोनरी कंजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथलेस हो जाता है, उल्गी, ऑर्गन फेलियर स्पेशली रीनल फेलियर डेवलप होता है, और कब इसमें डेथ भी हो सकती है। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फ्लोर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर टिश्यू हाइपोक्सिया occurs because the heart is unable to efficiently pump blood। तो क्लिनिकल साइंस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन कौन कौन से? डिस्निया क्या होता है? ब्रेथलेसनेस, मतलब क्या है कि पेशेंट जैसे ही कुछ काम करेगा वैसे उसका सांस फूलने लगता है, उसे बोलते हैं डिस्निया। दूसरा क्या है? आर्थोप्निया में क्या है कि पेशेंट अगर बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको एक तखत में या एक में अगर चारपाई में उसको लेटा दो, वैसे ही वो पेशेंट उठ जाता है, उसको सांस फूलने लगता है, उसको लगेगा कि हमें जो होता है हंगर ऑफ एयर, मतलब उसको सांस बोलेगा कि हमें लग रहा है कि हमें हवा नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आर्थोप्निया। दूसरा एक होता है पीएनडी, पैरोक्सिस्मल नक्टल डिस्पनिया। उसको क्या होता है कि पेशेंट जब कभी सोने जाता है उसके 90 मिनट के बाद उसको जो होता है उठ के बैठ जाता है, उसको लगता है कि हमें जो होता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमको लग रहा है कि हमको खुले में जाना है, हमें हवा नहीं ले पा रहा हूं, तो उसे बोलते हैं पीएनडी। वो भी इसके अंदर लेफ्ट साइड हार्ट फ्लोर के अंदर डेवलप होता है। खांसी होती है, वेट गेन, जब शरीर के अंदर जो पानी एक्यूमुलेट ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर वेट बढ़ने लगता है। इसलिए जितने भी हमारे हार्ट फ्लोर के पेशेंट होते हैं उनका जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, आगे हम बात करेंगे, तो उसके अंदर जो होता है हम जो होता है डेली वेट चेक करते रहते हैं कि अगर उसका वेट कम हो रहा है इट मींस जो होता है जो फ्लूइड जो एक्यूमुलेट है वो बाहर निकल रहा है। दूसरा फटीग, एंजाइटी, रेस्टलेस। अगर जब हम जो होता है स्टेथोस्कोप के थ्रू लंग्स को सुनते हैं तो वहाँ पे पल्मोनरी रॉल्स सुनाई पड़ती, क्रैकल्स सुनाई पड़ती, जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये जो साउंड्स है वो हार्ट फेलियर का साउंड है कि या किसी भी दूसरी बीमारी के साउंड्स है। और एक सुनाई पड़ती है हार्ट के अंदर S3 गलप, वो इंडिकेट करता है हार्ट पेशेंट को हार्ट फेलियर है। और हार्ट के अंदर जो साउंड होती है मुख्यतः 4 टाइप की होती हैं, S1, S2, S3, S4। लेकिन S3 साउंड जो एक्स्ट्रा साउंड डेवलप होती है इट इंडिकेट्स दैट कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। और इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, और दूसरा हाइपोटेंशन हो सकता है, और कार्डियोमेगैली हो सकता है, मतलब हार्ट का हाई बढ़ सकता है। अगला राइट साइड हार्ट फ्लोर, जिसके अंदर क्या होता है पेरिफेरल कंजेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या सिम्टम्स में क्या होती है, मेनली जो हमारे जो होता है गला होता है उसके जो वेनें होती हैं वो फूल जाती हैं, जैसे बोलते हैं डिस्टेंडेड नेक वेन्स, इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ, हेपेटोमेगैली, हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स बढ़ जाता है, एसाइटिस हो सकता है, डिपेंडेंट एडिमा हो सकता है। वेट द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड गेन और लॉस। राइट साइड हार्ट फ्लोर में क्या होता है, ब्लड जो होता है बैकअप इनटू वेनस सर्कुलेशन, हाई ऑन्कोटिक प्रेशर पुशेस फ्लूइड इनटू द टिश्यू। इसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग होता है, इसके अंदर CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, और इसके अंदर भी वेट गेन बढ़ने लगता है, GVP बढ़ जाता है, डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है, सुस्ती हो जाती है, फटीग, और लीवर कंजेशन होगा, लेथार्जिक होगा, एसाइटिस होगा, आर्थोप्निया और एनोरेक्सिया। आर्थोप्निया के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि क्या बोला था कि पेशेंट जब लेटता है फ्लैट कंडीशन पे तो उसको जो होता है सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए जब कभी भी हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है या कोई कार्डियक पेशेंट होता है तो उसको हम जो होता है हमेशा प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखते हैं। प्रॉप्ड अप पोजीशन क्या होता है कि उसको जो होता है सिर को थोड़ा उठा के हम लेटाते हैं। कैसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की हिस्ट्री।
पेशेंट की हिस्ट्री बताता है कि हाँ, वो बोलेगा कि हाँ हमको सांस लेने में तकलीफ है। कब सांस लेने में तकलीफ है वो बोलेगा कि जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कोई कुछ बोलता है कि हम बैठे बैठे रहने पर सांस लेने में तकलीफ होती है। जो अभी हम क्लासिफिकेशन किए थे NYHA क्लासिफिकेशन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम उस क्लासेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा डायग्नोस्टिक स्टडी में कौन क्या है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट का हमें पता लगता है पंपिंग पावर क्या है। दूसरा हार्ट के चैम्बर के साइजेस क्या हैं वो हम इससे पता लगाते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट है, कंप्यूटर टोमोग्राफी इमेजिंग करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन विद एंजियोग्राफी करते हैं इसके द्वारा, और बायोप्सी ऑफ द हार्ट मसल। अगर कोई एमोलाइड डिजीज की वजह से अगर हुआ तो वो हम पता लगाते हैं बायोप्सी से। अगला क्या है, कॉमन क्लिनिकल प्रिडिक्टर्स ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस इन सिस्टोलिक हार्ट फ्लोर। सिस्टोलिक अगर हार्ट फ्लोर है तो पेशेंट का हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है कि प्रोग्नोसिस खराब है। अगर कोई व्यक्ति है, पेशेंट है जिसका एज ज़्यादा है, मोर देन 65 ईयर, मेल जेंडर है, इंक्रीज्ड NYHA फंक्शन क्लास, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, जैसे जैसे नीचे क्लासों में जाता जाएगा वैसे उसकी जो होता है प्रोग्नोसिस पुअर होती चली जाएगी। और सीवियरली रिड्यूस LV इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर उसका इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 25% है, और रिड्यूस राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन। इन कंडीशन से हमें प्रोग्नोसिस पता लगता है। अब रही बात कि LV इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे पता लगता है, वो जब हम इको करते हैं, इको के माध्यम से हम जो होता है उसके LV इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लगाते हैं। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, हार्ट का कंडक्टिविटी कैसा है। जो नॉर्मल LV इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो होता है 55 to 70%, 55 से 70% होता है। अगर किसी भी कारणवश हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट का पावर कम जाता है, तो उसका LV इजेक्शन फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर किसी व्यक्ति का LV इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से 40% है तो उसे बोलते हैं माइल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। अगर वही 40 से 30 है तो मॉडरेट LV डिसफंक्शन बोलते हैं। अगर लेस देन 30 है तो उसे बोलते हैं सीवियर LV सिस्टोलिक डिसफंक्शन। ऐसे उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसलिए ये इसमें इको का बहुत ज़्यादा रोल है। कोई इसी के द्वारा हमें पता लगता है कि हार्ट का पंपिंग पावर कितना है। अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटिंग कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर, सबसे पहले चीज हमने बोला था ना कि पेशेंट को सबसे मेन सिम्टम इसके अंदर डेवलप होता है कि आर्थोपनिया, वही सांस लेने में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस। तो उसके लिए हमने बोला था पेशेंट को क्या करना है, प्रॉप्ड पोजीशन, मतलब अपराइट पोजीशन में रखना है, फ्लैट उसको नहीं लेटाना। तो हमारा मेन एम होता है कि पेशेंट को क्या करो, प्रॉप्ड पोजीशन यानी अपराइट पोजीशन करना है, नंबर 1। दूसरा हमको क्या करना है कि पेशेंट को हमें एक मेडिसिन आती है नाइट्रोग्लिसरीन, वो देना है। वो क्यों देना है, वो क्या करेगा, वो वेनोडायलेटर और आर्टोडायलेटर का काम करता है, जिससे कि प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम करेगा, जिससे कि द्वारा पेशेंट की रिलीफ होगा। और क्या करते हैं, लैसिक्स देते हैं। लैसिक्स मतलब क्या, डिकंजेशन, मतलब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो गया है उसको बाहर निकालना। AC इनहिबिटर्स ड्रग आती है, वो क्या करता है, आफ्टर लोड कम करता है। और डिजॉक्सिन, ये ड्रग्स होती हैं जिनको बेसिकली देते हैं। आगे अभी और हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। मॉर्फिन भी हम देते हैं। अगर एक्यूट पल्मोनरी एडेमा पेशेंट आता है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है IV मॉर्फिन। तो सबसे पहले जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करना है। तो उसमें क्या है, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा नमक की मात्रा नहीं करना है। एक्सरसाइज के बारे में बताना है। अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है उसको मना करना है। अल्कोहल लेता है तो उसको भी मना करना है। बॉडी वेट हमने पहले अभी बात किया था, डेली इसके अंदर हम बॉडी वेट चेक करते हैं। क्यों, इसी के माध्यम के द्वारा हमें पता लगेगा कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन की मात्रा पहले से कम हुई है कि ज़्यादा हुई है। दूसरा सपोर्टिंग स्टॉकिंग। इसके बाद फिर हम ड्रग मैनेजमेंट देते हैं, कौन कौन से दवाइयाँ देते हैं। तो इसमें क्या देते हैं, एंजियोटेंजिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। दूसरा एंजियोटेंजिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो क्या करेंगे, आफ्टर लोड कम करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट रेट के बारे में। दूसरा वासोडायलेटर, जो भी हमने बात किया था, नाइट्रोग्लिसरीन, वेनोडायलेटर और ऑटोडायलेटर होते हैं। कार्डियोग्लूकोसाइड्स, डिजॉक्सिन देते हैं। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स ब्लॉकर, स्प्रोलेक्टोन। ये जो क्या जब किसी व्यक्ति का हार्ट का कंडक्टिव पावर अगर लेस देन 30% है तो उसके अंदर हम स्प्रोलेक्टोन को हमको देना चाहिए। इससे क्या होगा, हार्ट की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। लेकिन जो नई ट्रायल्स आई उसमें अगर कोई पेशेंट है जिसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो उसमें अगर लेस देन 40% है तब भी हमको इस ड्रग को देना है। अगला है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स देते हैं, जो कि हमें डिकंजेस्टिफिकेशन करने के लिए। थायजाइड्स एंड थायजाइड लाइक डायरेटिक्स है। एंटीकोगुलेंट्स, हेपरिन देते हैं। मॉर्फिन, जो ड्रग ऑफ चॉइस हम बात किए थे कि ड्रग देते हैं। दूसरा
पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो क्या करेंगे, अगर हार्ट का एलवी इजेक्शन फंक्शन कम है तो उसको एलवी इजेक्शन फंक्शन को कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम आईवी डोबुटामीन देते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हमको डोपामीन देना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, सर्जिकल इंटरवेंशंस में क्या क्या आता है? पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या रिवास्कुलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा पीटीसी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। वल्वुलर अगर वाल्व खराब है जिसकी वजह से पेशेंट को डेवलप हुआ है कंजेस्टिव हार्ट फ्लो, तो क्या करेंगे, वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर लगा सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं इसमें। तो अगला लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस भी लगाते हैं। थैंक यू। ये तो लेफ्ट और राइट। अच्छा, डॉक्टर्स के पास जाने के पहले लोगों को क्या करना चाहिए अगर इस तरह के लगे कि हमको कंजेशन हो रहा है या सांस फूल रहे हैं या बेचैनी हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर अगर मरीज को सांस फूल रहा है तो ये पता लगना चाहिए हार्ट की वजह से है कि फेफड़े की वजह से है। क्योंकि सांस फूलने की तकलीफ तो फेफड़ों की वजह से होता है। जैसे आजकल ठंड है, ठंड में जो होता है अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये जब ज्यादा जाता है जिसकी वजह से भी उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब अगर वो फेफड़े की वजह से होता है, अस्थमा है, तो पेशेंट को क्या बोले एक्सप्रेशन में, मतलब सांस निकालने में उसको तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन वो हार्ट की वजह से है तो उसमें क्या होगा, इंस्पिरेशन, मतलब सांस लेने में भी तकलीफ होती है। दूसरा चीज, अगर वो फेफड़े की वजह से है तो पेशेंट को क्या बोलेंगे, हम हिस्ट्री लेना होता है, आपको खांसी आ रही है क्या? खांसी आती है। खांसी में क्या होगा, बलगम रहता है जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है। तो ये कुछ चीजों से हमको मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं कि आखिर ये हार्ट की वजह से है कि ये लंग्स की वजह से है। दूसरा अभी हमने जो बात किया था कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स होता है कि आर्थोपनिया की हिस्ट्री है कि नहीं, पीएनडी की हिस्ट्री की नहीं, ये सब से हम पता लगाते हैं। ओके, तो ये देखना है कि अगर सांस निकालने में दिक्कत हो रहा है तो लंग्स के कारण से है, और अगर सांस लेने में दिक्कत है तो हार्ट की वजह से है। हाँ जी। और दूसरा जो आपने बताया कि अगर खांसने में अगर दर्द बढ़े घटे तो फिर उसको हम लोग समझे। वो जो टॉपिक है वो उसमें क्या है, अगर चेस्ट पेन है तो कैसे हम चेस्ट पेन को डिस्टिंग्विश करेंगे कि आखिर ये जो होता है इस्केमिक की वजह से इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन है। तो इसके लिए सबसे आसान है, अगर कोई मरीज आता है या घर में भी आदमी देख सकता है कि अगर पेशेंट को लगता है कि हमें छाती में दर्द हो रहा है, तो याद रखना कि कभी भी इस्केमिक, इसके मतलब क्या हो जाए, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई रुकावट है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक रही है, तो उसके अंदर कम से कम जो होता है चेस्ट पेन होगा 1 मिनट का, ज्यादा होगा 1 घंटे का, मतलब एक लगातार में, फिर पीरियडिक टाइम में रुकेगा या कम होगा फिर बढ़ेगा, तो ये इस्केमिक हो गया। जो नॉन इस्केमिक वाला पेन होगा वो क्या होगा, लगातार होता रहेगा घंटों। दूसरा चीज, कभी भी इस्केमिक वाला हार्ट कोरोनरी आर्टरीज वाला दबाने पे, मतलब हार्ट को जहां पेन हो रहा है वहां पे दबाइए, सांस लीजिए, खांसी करिए या बॉडी मूवमेंट करिए, इनसे ना वो दर्द बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन अगर नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होगा तो वो इन सब चीजों से दर्द बढ़ता है या कभी कभार थोड़ा सा दबाने से घट भी सकता है। तो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ भाई ये कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। ओके, सो एक कॉमन फेनोमेना लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरी बात जो आजकल हम लोग देखते हैं कि खास करके जब चलता है लोग तो उसको अनईजी महसूस होता है, लेफ्ट साइड में तो समझता है कि ये हार्ट का है या कोई प्रॉब्लम है, तो क्या चलने के बाद या फास्ट मूवमेंट के बाद अगर दर्द हो या थोड़ा सा अनईजीनेस महसूस हो तो किस चीज़ का साइन है? अगर चलने के बाद या कुछ काम करने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर उसको लेफ्ट साइड में अनईजीनेस फील हो, चेस्ट पेन हो, तो 99% चांसेस होता है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो रहा है। आखिर कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट के अंदर जब आदमी कुछ काम करता है तो उस करने समय हार्ट को ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगती है ब्लड की, और ब्लड के द्वारा ही हार्ट को मिलता है ऑक्सीजन। तो अगर उस काम करने समय वहां पे अगर कोई रुकावट है तो उसको जो होता है पेशेंट को तकलीफ होने लगता है, हाँ भैया कि हमको वहां पे अनइजीनेस हो गया या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो गया, तो वो फेवर में जाता है कि इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन के फेवर में आता है। तो ऐसी कंडीशन पे तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिर डॉक्टर जो सलाह दे उसको मानना चाहिए। ओके, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से हम लोग आजकल आम लोग चेक कराता है किडनी प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो इस तरह से कि हार्ट की स्थिति क्या है, कोई इस तरह से हार्ट मेरा स्वस्थ है, हेल्दी है या नहीं, तो उसकी जांच की भी कोई विधि है या कुछ? हाँ जी, उसके लिए क्या करें? हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज्यादा है, अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब तकलीफ नहीं है इन द सेंस कि काम कर जैसे कुछ दूर काम करते हैं, दौड़ने पे उसको छाती में दर्द नहीं हो रहा है, अनइजीनेस नहीं लग रहा है, तो 30 साल की उम्र के बाद सब आदमी को साल में एक बार
एक ईसीजी की जांच, टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट की जांच, इकोकार्डियोग्राफी की जांच, लिपिड प्रोफाइल की जांच और शुगर की जांच, ये करा लेना चाहिए साल में एक बार, कि अगर स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी। ओके, तो ये 4 टेस्ट, मतलब लिपिड प्रोफाइल तो सबसे पहले जो जी। ब्लड में करवाते हैं, जी। फिर ईसीजी, जी। ट्रेडमिल एंड इकोकार्डियोग्राफी। ओके, ये चारों का क्या क्या काम है, हाँ जी। जिसमें क्या देखते जी हैं? जी, ईसीजी हम क्यों कराते हैं? ईसीजी में क्या है कि देखिए हार्ट के अंदर जो फंक्शन होता है मुख्यतः 2 टाइप का होता है। एक होता है हार्ट के अंदर करंट कैसा है, तो ये हमें करंट के बारे में बताता है। ईसीजी के अंदर जो ईसीजी लाइनें ऊपर नीचे आती है ना, ये हमें करंट बताता है। तो जब करंट मिलता है तो वहां पे एक ऐसे नोड होता है जो पावर हाउस का काम करता है। जब करंट देता है तो फिर उसके बाद हार्ट को पंपिंग होने लगता है, तो उसके जो हार्ट का पंपिंग पावर कैसा हो रहा है वो हम देखते हैं इको के द्वारा। तो इको के द्वारा हम क्या देखते हैं, बेसिकली हार्ट का पंपिंग पावर कैसा है, हार्ट की मसल जो से बना होता है, हार्ट का मसल के साइज कैसा क्या है, हार्ट के वाल्व कैसे हैं, वो हम उससे पता लगा लेते हैं इको से। और ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि मरीज आता है बोलता है कि डॉक्टर साहब जब हम चलते हैं तो हमें छाती में भारीपन लगता है या छाती में दर्द होता है, लेकिन अभी हम आपके पास बैठे हैं तो हमें दर्द नहीं हो रहा है। तो हमको कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि आखिर ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट वाला है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं, हम ट्रेडमिल टेस्ट में पेशेंट को हम दौड़ाते हैं। वो जो होता है स्टेज होती है, हर 3 मिनट के बाद जो होता है मशीन ऑटोमेटिक स्टेज की स्पीड को बढ़ा देता है। तो वो ये डिपेंड करता है आदमी के एज के माध्यम से। एक होता है मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, उसका जो टारगेट होता है टीएचआर लेवल होता है, उसको हमको 85% अचीव करना होता है। अगर उसने अचीव कर लिया और उस दौरान उसको कोई सिम्टम डेवलप हुए या ईसीजी में फाइंडिंग हुई तो हम बोलेंगे हाँ आपको हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई तकलीफ है। अगर कुछ डेवलप नहीं होता है इट मींस उसको हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज ठीक है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज के बारे में क्या है। ओके। दूसरा लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के बारे में क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो हमारे जो होता है हार्ट की आर्टरीज के अंदर वहां पे जमना चालू हो जाता है। जब वहां पे जब जमना चालू हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट की आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो रुकने लगती है, तो फिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज में चेस्ट पेन वगैरह की सिम्टम्स डेवलप आते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। तीसरी अगली चीज हमने बात किया था डायबिटीज। डायबिटीज लेवल इसलिए चेक कराना चाहिए क्योंकि अगर जिन व्यक्तियों के अंदर डायबिटीज लेवल बढ़ने लगता है तो उसका जो होता है ब्लड फ्लो भी कम होने लगता है। उसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक गिलास पानी रखा हुआ है हमारे पास, अगर इसके अंदर शक्कर का घोल मिला दे, ये तो प्लेन पानी है जिसमें शक्कर घोल नहीं है, अगर इसको हम डाल दें इस टेबल में अंदर तो थोड़े समय में आप देखेंगे कि पूरा टेबल गीला हो जाएगा। लेकिन अगर इसी गिलास में शक्कर का घोल अगर मिला दें तो क्या आप देखोगे थोड़ी देर में जाकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चिपचिपाहट पैदा होती है, लसलसापन चालू हो जाता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड में है, जिन व्यक्तियों को डायबिटीज नहीं है उनका ब्लड फ्लो आराम से चलता रहता है बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है यानी शुगर लेवल बढ़ गई है तो क्या होता है, लसलसापन ब्लड आने लगता है। तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड हार्ट की आर्टरीज के अंदर या कहीं कोई आर्टरीज के अंदर रुकावट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उन सबको रोकने के लिए हमको ये सब करना है। ओके, तो ये 5 टेस्ट लोगों को खास तौर पर जरूर कराना चाहिए। पहला तो डायबिटीज का देख लें जी। दूसरा लिपिड प्रोफाइल देख लें जी। तीसरा ईसीजी कर लें जी। चौथा इको कर लें जी। और ट्रेडमिल टेस्ट। जी। ये 5 टेस्ट अगर में सही आ रहा है तो समझें कि उनका हार्ट स्वस्थ है। लेकिन आम लोग में क्या करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल करा लिया, लिपिड प्रोफाइल ठीक है तो बाकी टेस्ट को की जरूरत नहीं है। तो क्या ये उचित है कि आप सजेस्ट करेंगे 5 टेस्ट कराने के बाद ही वो श्योर हो जाए कि हमारा कम से कम ये 5 टेस्ट जरूर कराने चाहिए। कराने को तो भी हमको किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कराना है, लेकिन ये 5 चीजों से हमें आइडिया लग जाता है कि हार्ट के बारे में पता क्या है। किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी के बारे में बताएगा एंड थायराइड फंक्शन दो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है TFT, इसमें पता लग जाता है क्योंकि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं, हाइपरथायराइडिज्म है कि नहीं, वो TSH लेवल, T3 T4 लेवल को देखने के बाद हमें पता लगता है। वो क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो होता है ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। अगर वो थायराइड ग्लैंड जो होता है कि अगर इससे निकलती हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, अगर वो कम तरीके से काम कर रही है तो यानी कि हार्मोन्स कम हो रहा है तो डेवलप हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म। तो पेशेंट को देखो कि पेशेंट जो होता है बहुत जल्दी उसको मोटा होने लगता है, चिड़चिड़ापन उसके आने लगता है, बाल बोलेगा पेशेंट आपको आजकल जो होता है बाल टूटने लगे, मतलब ये छोटे छोटे सिम्टम्स चालू जाते हैं। और क्या होता है उसके मेन सिम्टम्स क्या होगा, पैरों के अंदर पैर फूलने लगते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, जब आप उंगली से दबाएंगे तो नॉन पिटिंग एडिमा होगा, मतलब उसके अंदर छेद मतलब दबाव नहीं होगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। दूसरा जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसके अंदर जब ज्यादा थायराइड हार्मोन डेवलप होने लगता है तो ये पेशेंट जो कैकेक्सिक होते हैं, मतलब दुबले पतले जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों के बारे में। ओके, दर्शकों से भी हम लोग सवाल ले सकते हैं जी। तो मैं बात कर रहा था कि ये 5 टेस्ट करा लें, उसके बाद है साथ में जो हम लोग देखते हैं कि खास करके जो बीपी वाले पेशेंट हैं
बीपी के जो जिनको बीपी हो गया है, तो वो लोग देखते हैं कि बीपी नॉर्मल है, तो वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। अगर बीपी घट रहा है, बढ़ रहा है, तो समझते हैं कि अब कुछ प्रॉब्लम है, तब जाए। अगर बीपी नॉर्मल है तो वो लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। तो क्या यह करना कितना सही है और कितना नहीं? अमृता जी, आपका जो सवाल है, मतलब कि मरीज को अगर पहले ब्लड प्रेशर पहले पता लग चुका है, हाँ, ब्लड प्रेशर के दवा वो खा रहे हैं, उसके बाद अगर वेरिएशन होता है तब सोचते हैं कि मैं अब डॉक्टर के पास जाऊं। अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है तो उनको लगता है कि हम अब स्वस्थ है, मेरा हार्ट सही है। देखिए अमृता जी, जो अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर पता लग चुका है कि हाँ उसको ब्लड प्रेशर है और वो दवाई खा रहा है, देखिए जितनी भी दवाइयाँ होती हैं हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। तो हर व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड प्रेशर हुआ है और वो दवाई खा रहा है और डॉक्टर साहब ने बोला हाँ इस मात्रा से आपकी दवाई, आपको ब्लड प्रेशर चल रहा है, आप बराबर खाते रहिए, लेकिन रेगुलरली महीने में एक बार जरूर मैं डॉक्टर से आके मिलना चाहिए, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट है। सपोज करो एक दवाई बहुत कॉमन आजकल यूज होती है, टेलमीसार्टान, टेल्मा के नाम से आती है, या कार्डेस या एनालेप्रिल, ये सब दवाई होती है। ये जो दवाइयाँ होती है किडनी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं, इंड प्रोडक्ट इसका। तो इसलिए हम हर मरीज, जो ये मरीज होते हैं जिनको ये दवाइयाँ चलती हैं, उनका किडनी फंक्शन टेस्ट हम कराते रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम तो ब्लड प्रेशर उसका ठीक कर रहे हैं और उसको किडनी की प्रॉब्लम चालू हो जाए। तो इसलिए रेगुलरली मरीज को पेशेंट से, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करो कि आप प्रॉपर तरीके से दवाई ले रहे हैं और जो मात्रा है उस मात्रा से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में चल रहा है, तो डॉक्टर साहब ये भी कर सकते हैं कि आपकी मात्रा को कम कर सकते हैं। और अगर किसी भी कारणवश आपकी वो दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो दवाई बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए रेगुलरली जब डॉक्टर साहब बुलाए, आप मरीज को जरूर जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि लोग मानते हैं कि बीपी तो आम बीमारी है, इसको क्या दिखाना, तो उस केस में लोग रेगुलरली फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर भी जो छोटे कस्बे के हैं या जो जनरल फिजिशियन हैं वो इतना केयर नहीं करते जितना कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट कर सकता है। वो उनका कहना है कि नहीं, आप कंटिन्यू करो क्योंकि इससे आपका बीपी नॉर्मल है, बीपी कंट्रोल में है। तो उस केस में कितने दिन मिनिमम, जैसे हर मंथ तो जाना संभव नहीं है स्पेशलिस्ट के पास, तो मिनिमम कितने दिन, जैसे आपने बताया कि टेल्मा लोग खा रहा है, अनकार्डिक जो दवाइयाँ हैं, तो जो किडनी पर अफेक्ट करना शुरू करता है, कितने दिनों में वो करना शुरू करता है? जी अमिंदर जी, देखिए जो हाइपरटेंशन है ना, इसका दूसरा नाम होता है साइलेंट किलर। इसमें जरूरी नहीं है कि पेशेंट को अगर जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़े और तुरंत उसको सिम्टम्स आ जाए। इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मरीज तो गया है किसी दूसरी बीमारी के कारण और वहां पे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इसमें नहीं है कि हर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो अगर ब्लड प्रेशर सपोज करिए बढ़ रहा है और आपने दवाई की मात्रा आप ले रहे हैं वो कम है, तो क्या होगा, अचानक हो सकता है आकस्मिक की दिमाग की नस फट सकती है। दूसरा, हार्ट फेलियर, जो अभी हम बात कर रहे थे, हार्ट फेलियर हो सकता है। तीसरा, किडनी में दिक्कत आ सकती है या आंखों में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम बार बोल रहे हैं कि रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। आपका क्वेश्चन रहा कि कम से कम कितनी टाइम पे बात कराना चाहिए, ये डिपेंड करता है कौन सी मेडिसिन आपको दी जा रही है। कम से कम 3 महीने में एक बार तो अपने डॉक्टर्स के बाद, जो आपके स्पेशलिस्ट है उसके पास जरूर जाके चेक कराना चाहिए। और रही बात कि कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट होता है, वो सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, आजकल मरीज भी काफ़ी जानकारी, मरीजों के पास भी काफ़ी जानकारी है, खास करके जो शहरों में रह रहे हैं या युवा लोग हैं, वो इंटरनेट पर देखकर उन जानकारी हासिल करते हैं। तो जो ऐसा माना जाता है कि या जो साइंटिफिक है, बीपी को कंट्रोल करने के 3 तरह की दवाइयाँ, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और एक और कोई में बात किया। हाँ, तो इसको लेकर कभी कभी डॉक्टर चेंज, ये तीनों क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए नरेंद्र जी, जो ये हमारी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, इनका क्लासिफिकेशन डिवाइड में होता है। तो इसमें बहुत से क्लासिफाइड किया गया हुआ है। तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है, बीटा ब्लॉकर होता है, एसी इनहिबिटर्स होते हैं, ARBS होते हैं, जब ये आपने बोला अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, डायरोटिक्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेकिन इसके लिए हम बोला, मतलब जो हमारा क्लासिफिकेशन है, JNC क्लासिफिकेशन, वो जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या है कि जो डायरोटिक्स होता है, थायराइड डायरोटिक इज द ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन से देना है, जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो हमको ये देना है। लेकिन जो जनरल जो क्लिनिशियंस होते हैं वो अपने मतलब ऑन बिहाफ ऑफ आदमी का क्या एज है कि उसके बिहाफ में उसको जो होता है ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जिसका जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसका इकोकार्डियोग्राफी किया गया, जिसका जो होता है हार्ट की मसल बढ़ गई, मोटी हो गई, तो उसमें इको में फाइंडिंग आती है कंसेंट्रिक क्लीवेज। तो उस कंडीशन पे हमको वो मेडिसिन देना होता है कि जो कि हार्ट की मसल को भी कंट्रोल करे, हार्ट की मसल की थिकनेस
स्टिफनेस को कंट्रोल करे और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे। तो उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो है एंजियो चेंजिंग कन्वर्टिंग जेनिमिटर, जैसे कार्डेज होपेज के नाम से आती है, या टेल्मिसार्टान, ये जो टेल्मा के नाम से आती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जिनको डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी है, उसके लिए भी जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस यही है, एसिमिटर्स, जो कार्डेज होपेज के नाम से दवाई मिलती है बाजार में, और दूसरा जो कि टेल्मिसार्टान है, ओल्मिसार्टान ड्रग है, ये सब देते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट के साथ कौन कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर कोई व्यक्ति है सपोज करिए जिसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है और उसको ब्लड प्रेशर भी है, तो उसमें अभी आपने बोला था बीटा ब्लॉकर, उसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमको देखना पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर देने के पहले अगर उस व्यक्ति को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ब्रोंकियल अस्थमा के केस में बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब नहीं देना है, वो वर्सन कर सकता है अस्थमा को। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपर के साथ और क्या तकलीफ हो रही है, तो हम उस बिहाफ पे हम देते हैं। ओके डॉक्टर साहब, कुछ हम लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे तो उनका पल्पिटेशन सही रहता है, लेकिन सर्दियों में पल्पिटेशन बढ़ जाता, ठंडा के एक्सपोजर से पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ये किसका? देखिए सर, जो ठंड के समय हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका हमारा उस पर कोई रोल, कोई उसका इंडिविजुअल रोल नहीं है, मतलब उसको हम अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ठंड की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये या सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इनका जो होता है एक्टिवेशन बढ़ जाता है। जब इनका एक्टिवेशन बढ़ने लगता है तो ये कोई व्यक्ति बोलता है कि हमें जो होता है धड़कन बढ़ गई है, बॉडी के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठंड के बचाने के लिए। आपने ये भी होगा कि ठंड के समय में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, हार्ट की बीमारियां ज्यादा होती हैं। उसका कारण भी यही है कि उस कंडीशन पे हमारे शरीर के अंदर जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होने लगता है। ओके, ठीक है, कुछ में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर सिकुड़न पैदा हो जाता है। जब सिकुड़न पैदा हो जाएगा तो क्या होगा कि आगे का ब्लड फ्लो रुक जाता है, कम होने लगता है, तो उसको जो होता है चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट या हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और आपने ये भी देखा होगा तो जो मैक्सिमम जो हार्ट अटैक होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, सुबह के समय, क्योंकि सुबह के समय ये सब टेंडेंसी ज्यादा बढ़ने लगती है। ये पल्पिटेशन जिसको हो रहा है उसे चेक करवाना चाहिए। बता रहा हूं, जो पल्पिटेशन होता है, पल्पिटेशन मतलब होता है धड़कन बढ़ जाना। तो मेन चीज होता है कि धड़कन बढ़ने के भी कारण होते हैं। अभी आपने थायराइड के बारे में बात किया था, जो व्यक्ति हाइपरथायराइडिज्म होते हैं, मतलब जिसके अंदर थायराइड हार्मोन की लेवल ज्यादा है, तो उनके अंदर मेन सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है कि पल्पिटेशन, मतलब धड़कन बढ़ रहा है। तो अगर इन व्यक्ति को है तो सबसे पहले उसको थायराइड लेवल तुरंत चेक करो, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो कॉफी की मात्रा ज्यादा ले रहा है, कैफीन के यूज ज्यादा ले रहा है, उसके अंदर भी पल्पिटेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। या बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से सकता है। अगर आप जैसे हमने पहले बोला कि सीजन ठंड की वजह से, तो ठंड अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है तो उसको उस कंडीशन पे भी हो सकता है कि पल्पिटेशन बढ़ने लगे। तो डिपेंड करता है किसकी वजह से हो रहा है। फिर अगर ये मिल जाता है, अगर सपोज को हाइपरथायराइडिज्म है तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना है, अगर नहीं है तो फिर उसको रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर जो दवाई होती है वो देते हैं, जिसकी वजह से धड़कन कम होने के लिए। और दूसरा चीज, जो धड़कन भी बढ़ती है, हार्ट की रिदम में कई टाइप की बीमारियां होती हैं। एक होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर रेगुलर है एट्रियल फ्लटर हो सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है वो है ईसीजी। तो अगर किसी व्यक्ति को पल्पिटेशन की तकलीफ है तो तुरंत ईसीजी कराना चाहिए। आपको बहुत से पेशेंट मिलते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमको सुबह सुबह अचानक धड़कन बढ़ जाती है, दिन में ठीक हो जाता है, कभी कभी शाम को बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन पे एक मशीन आती है जिसका नाम होता है हॉल्टर मॉनिटरिंग। तो क्या करता है मशीन, एक छोटी सी मशीन होती है, 24 आवर 24 घंटे के लिए मशीन लेते हैं और उसके जो होता है शरीर पे लगा देते हैं, और वो 24 घंटे उसके अंदर ईसीजी मॉनिटर होता रहता है। मरीज को हम बता के समझाते हैं कि जब आपको धड़कन हो या अनइजीनेस हो या कोई भी तकलीफ हो तो आपको टाइम नोट करना है कि हमको सुबह 4 बजे या सुबह 8 बजे हमको तकलीफ हुआ था। तो जब हम एनालाइज करेंगे 24 आवर का ईसीजी मॉनिटरिंग, तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम का देखेंगे, आखिरी धड़कन इसको हुआ था तो कोई हार्ट की वजह से तो नहीं है। तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं। ओके डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे डायबिटीज वालों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, तो डायबिटीज का ऊपर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें कि डायबिटीज के क्या कारण है, क्या रोकथाम है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में कुछ। देखिए, जो डायबिटीज होता है ये मुख्यतः 2 टाइप होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन निकलता है पैनक्रियास से, उसका मात्रा कम हो गया निकलना।
टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में क्या है कि इंसुलिन की मात्रा तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर के अंदर जो जाते जिसके द्वारा पहुंचते हैं वो नहीं जा पा रहा है, या हार्ट या रिसेप्टर जो अगर सपोज करो कि उसका साइज बढ़ गया तो जो जितने रिसेप्टर्स है सपोज करो उसको देने के लिए हमको कम रिसेप्टर पड़ रहे हैं, तो ये टाइम हो गया। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है इसके अंदर इंसुलिन तो बॉडी के अंदर अच्छा बन रहा है, लेकिन हमको जितना एनर्जी मतलब ग्लूकोज को अंदर करने के लिए चाहिए वो इतना मात्रा में नहीं है। तो अब सबसे पहले ये पता लगाते हैं। दूसरा जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है ये यंग एज में ज्यादा होता है, मतलब 40 साल की उम्र के पहले अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो 90% चांसेस होता है कि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है। 40 साल की उम्र के बाद अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रहा है तो ज्यादा चांसेस होता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है। अगर टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है तो हम इंसुलिन देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से उसको इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन भी होते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, चौथा होता है लॉन्ग एक्टिंग, तो उसके आधार पे हम देते हैं। दूसरा होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स आई हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं वो देते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन ड्रग आती है जिसे बोलते हैं मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ये सब हम देते हैं। आजकल नई ड्रग आई है सीटाग्लिप्टिन, ये सब के द्वारा हमको डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ता है। ओके, तो जिसको डायबिटीज और बीपी दोनों है तो दोनों कंट्रोल जरूरी है, एक पर ध्यान नहीं दे, नहीं तो फिर वो फाटल साबित हो सकता है। जी, क्योंकि सर देखिए ये रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है ना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। उसमें ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहलिंग हो गया, ये सब आते हैं। अगर इसको हम कंट्रोल करके रखेंगे तो हमको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो कभी कभी कम्बिनेशन के बारे में लोग जो स्पेशलिस्ट नहीं है, जनरल फिजिशियन है, वो कंपोजिशन जो होना चाहिए डायबिटीज और या ब्लड प्रेशर के दवा को, उसको लेकर कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर कर सकते हैं कि सर अभी आपने पूछा था ना हमसे कि बीटा ब्लॉकर आती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है जिनको डायबिटीज भी है और जिनको ब्लड प्रेशर भी है, तो अगर हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है उसके लिए एसी इनहिबिटर मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो कि दवाई बाजार में मिलती है कार्डेज के नाम पे, होपेस है, रेमिस्टार है, मतलब उसमें रेमिपिल, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इनको देना चाहिए। या जो उसके बाद नई ग्रोथ आई लोसार्टान ड्रग देना चाहिए, या टेलमिसर्टान वाली ड्रग देना चाहिए, या ओल्मिसर्टान, ये ड्रग जो होती है, ये जो होता है डायबिटीज के केस में उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ये ड्रग है, तो कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कुछ बात करने वाले लोग बोलते हैं कि इस दवा लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या है, उसका कैसे हम लोग देखें कि ये साइड इफेक्ट इसी की वजह से या दूसरे वजह से है, या उसके कारण दवा छोड़ देते हैं, कभी कभी कंस्टिपेशन या अन्य तरह के पेशाब ज़्यादा आना, तो इस तरह की कुछ शिकायतें आती हैं, तो क्या है सही है या केवल भ्रम है या मिथ है? नहीं, ये सही बात है कि सपोज को आज की जो ब्लड प्रेशर की बहुत मोस्ट कॉमन ड्रग है जिसे सब लोग देते हैं अम्लोटिपिन, ये एमलॉन के नाम से मिलती है, एमलोडेक के नाम से मिलती है, एमलोगार्ड के नाम से मिलती है। ये ड्रग देने से ये ड्रग खाने से लोगों के अंदर पीडियल एडिमा हो जाता है, मतलब एंकल एडिमा, मतलब पैर के जो नीचे का जोड़ है ना, वहां पे जो होता है उसको वहां पे लगेगा फूलने लगा है, तो वो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो अगर सपोज को कोई है व्यक्ति जिसको एम्लोडिपिन दवाई खा रहा है, उसको जो होता है पैरों के नीचे जोड़ के पास एंकल एडिमा वहां पे हो रहा है, तो समझ ले कि 90% चांस है कि वो ड्रग की वजह से है। अगर वो ड्रग रोक देगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो उसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा अभी हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि एसी इनहिबिटर्स, जो कि कार्डेज और होपेस के नाम पे, तो इसका भी बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको तो अभी तक खांसी नहीं आ रही थी, अभी आपकी दवाई चालू हुई तब से हमको सूखी खांसी होने लगी, तो ड्राई कफ उसका साइड इफेक्ट होता है, तो तुरंत हम क्या करते हैं उस दवाई को चेंज कर देते हैं। दूसरा और कॉमन उसका दवाई का साइड इफेक्ट है एंजियोएडिमा हो सकता है, तो ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ये दवाई हम दे रहे हैं, जो बार बार बोलते हैं कि हमको केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट चेक कराते रहना चाहिए, कि ये दवाइयाँ जो है हो सकता है कि पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब पहले तो ठीक था लेकिन जब से दवाई चली है तो फिर हमको जो है पेशाब की मात्रा कम हो गई, तो इसका हमको ध्यान देना है। अभी आपने बोला कि जिनको पेशाब ज्यादा आने लगता है, तो अब इसमें जो ड्रग है डायरोटिक्स, थायजाइड डायरोटिक होती है, या फुरासेमाइड होती है, लैसिस की ड्रग होती है, ये भी जो होता है दवा देने से इसका यूरिन बढ़ता है, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, उसका मेन काम होता है कि हमको यूरिन को मतलब जो
पानी ज़्यादा हुआ है, वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है, उसको बाहर निकालना डायरेटिक्स के द्वारा। डायरेक्ट। ओके, तो जैसा कि आप बताए कॉन्स्टिपेशन या खान पान, सर्दियों में लोग ज़्यादा उस तरह के भोजन पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो, तो और कॉन्स्टिपेशन आने पर भी बीपी बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए सबसे मेन चीज़ है, आज ठंडियों में तो हरी सब्जियां खूब आती हैं, तो सलाद का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। जो सलाद का सेवन ज़्यादा करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज के समय, ठंड के समय हरी सब्जियां खूब हैं, उनको सलाद खूब सेवन करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। नहीं तो उसके बाद, अगर उसके बाद भी नहीं होता है, फिर दवाइयाँ आती हैं। तो हरी सब्जियों में सलाद की मात्रा का सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए आज के समय, ठंडियों के समय में। तो पहले तो इसका इस्तेमाल करें, जी। सलाद का इस्तेमाल करें तो उससे ठीक रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन और कुछ लोग बोलते हैं एसिडिटी, गैस, ये सब एक ही है या इस सब का भी अलग है? नहीं सर, वो जो एसिडिटी है उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है, पेट है, पेट के अंदर जो होता है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में एसिड्स रिलीज होता है। तो अगर जो होता है एसिड ज़्यादा रिलीज होता है तो क्या होता है कि वो वहाँ पे जो स्टमक है ना, वहाँ पे इसोफेगस में एक स्फंक्टर होता है, वहाँ पे समझ के स्फंक्टर है, मतलब मसल्स होता है। तो वो किसी भी कारणवश अगर ढीला हो गया, ढीला जाता है, तो वो जो होता है एसिड जो होता है बैक फ्लो चलाता है, मतलब स्टमक से कहाँ चलाता है, खाने वाली नली के अंदर। जब खाने वाली नली खाता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे एसिडिटी होने लगा, जलन होने लगी, बर्निंग सेंसन हो गया, तो इसे बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। एक कीड़ा होता है जिसका नाम होता है एच पायलोरी, मतलब हेलिकोबैक्टेरियम पायलोरी। ये अगर हमारे सपोज करें कि हिंदुस्तान में 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोगों में से हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के अंदर एच पायलोरी अगर जांच कराया जाए इंडोस्कोपी के माध्यम से तो पॉजिटिव पाया जाता है। तो वो कीड़े का मेन काम क्या करता है कि वो हमारे जहाँ से एसिड्स, पेप्सिन वगैरह एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो एसिड रिलीज होता है, वहाँ पे जाके उसको अटैक करता है, वो ज्यादा मात्रा में एसिड रिलीज करता है, तो जिसके लिए वजह से ये तकलीफ होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, एंटा एसिड्स देते हैं। जैसे आजकल बहुत सुना होगा आपने ओमाप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, रेनिटेडिन, ये सब दवाइयां देते हैं जो कि एंटा एसिड का काम करती हैं। या दवाइयां आती हैं जेलोसिल के नाम से आती है, म्यूकेंजल के नाम से आती हैं, वो भी कर देते हैं। दूसरा जो गैस बनने का तकलीफ जो बताया आपने, बहुत कॉमन है आज के समय में, कि अगर किसी भी कारणवश व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक नहीं है, तो जब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन ज्यादा करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी कीटाणु होते हैं, जो एक अच्छे कीटाणु होते हैं, वो जो होते हैं उन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बॉडी जो रुके रहते हैं उसका वो करने लगते हैं, खाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस डेवलप होने लगती है। तो मेन काम क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो मेन चीज है उसका डाइजेशन ठीक करना चाहिए। डाइजेशन ठीक होगा, जब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाना रुकेगा नहीं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि होने के लिए। और कॉन्स्टिपेशन को करने के लिए सबसे बेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है सलाद का सेवन करना चाहिए। उसमें क्या दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है गैस में? सब हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना। एंजाइम्स आते हैं बाहर से, मतलब हम लोग एंजाइम्स देते हैं, पेप्सिनोजिन, अरिस्टोजाइम्स सिरप्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो हम देते हैं, जिससे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ेगा। तब फिर जब वहाँ पे रुकेगा नहीं, डाइजेशन ठीक होगा, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ये इसके भी कई काज होते हैं, तब मैंने आपको 1-2 काज बताया कि ये सब चीजों में आता है। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताएं। कॉन्स्टिपेशन में हमने बोला कि सलाद के सेवन ज्यादा करना चाहिए, या सिरप आती है, एक सिरप हम लोग देते हैं क्रीमाफिन के नाम से आती है, या लूज के नाम से आती है, क्रीमेलेक्स टैबलेट आती है। तो रात को जब किसी व्यक्ति को ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल नहीं पास हो रहा है, या टाइटनेस होता है, तो रात को सोते समय 3 चम्मच क्रीमाफिन या लूज के ले लेना चाहिए। और दूसरे दिन अगर उस व्यक्ति को मतलब स्टूल लूज होने लगा या स्टूल में सॉफ्टनेस आ गई तो फिर नहीं लेना अगली बार, क्योंकि क्या करेगा, फिर लूज स्टूल कर देता है। जब कभी लगे कि हाँ हमको फिर कॉन्स्टिपेशन या सख्त स्टूल पास होने लगा है, तो फिर रात को सोते समय 3 चम्मच ले लेना चाहिए। ओके, तो तीनों ये अलग अलग चीज है और तीनों के अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो ये नहीं सोचे कि हम ले लिए तो ये ठीक हो जाए, और खुद से लेना भी नहीं चाहिए भी कहना चाहेंगे। और जैसा कि आप बता दिए कि एंजाइम का प्रयोग करते हैं गैस के थ्रू, जबकि लोग गैस में दूसरे एसिडिटी वाला ही दवा यूज कर रहे हैं। गैस हो रहा है तो एसिडिटी का दवा, तो वो करना गलत है, क्योंकि एसिडिटी और गैस को कॉमन समझ लेते हैं। नहीं, उसमें जो दवाई आती है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, एक सिमेथिक्वाइन करके ड्रग होती है जिसमें मिली होती है, वो मेन क्या करता है कि हमारे गैस का है उसको थोड़े छोटे छोटे भागों में तोड़ के बाहर पास आउट कराती है। तो मेन चीज हमारा ये मानना है कि सिम्टम्स को रिलीफ ना किया जाए, पहले उसको जड़ को पकड़ा जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो अगर ये इन सब चीजों को अगर हम करेंगे तो सिम्टम्स तो ऑटोमेटिक ठीक ही हो जाएंगे। ओके, तो इसका कैसे चेक करते हैं कि क्या है?
सिम्टम के अनुसार या कोई उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी? नहीं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं, मोस्ट कॉमन चांसेस ये यही होता है कि उसको जो होता है कि अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक किया जाए तो ये कम होने के चांस होते हैं। तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के ध्यान से भी कोई मेडिसिन है या? हमने अभी आपको बोला ना, इंजाइम्स जो होते हैं, जैसे बहुत कॉमन होती है अरिस्टोजाइम के नाम से ड्रग आती है, ल्यूपीजाइम्स के आती है, साइमोजाइम के नाम से आती है, या अगर और पता लगाना है तो स्टूल टेस्ट करा लो। तो स्टूल टेस्ट कराएंगे तो उसमें पता लग जाएगा हमें कि किस वजह से क्या कि दिक्कत, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ है कि नहीं। ओके, तो सारा एग्जाम और उसके अनुसार फिर आप दवा का प्रयोग करें। जो हमने बताया था आपको एच पायलोरी वाला, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, उसके लिए भी एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपिक टेस्ट होता है जो कि मुंह के थ्रू नली डालते हैं और वहां से म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू निकालते हैं, और फिर एक किट आती है एच पायलोरी किट, उससे पता लगता है। अगर वो पॉजिटिव है इट मींस उस पेशेंट को एच पायलोरी पॉजिटिव है, तो फिर हमको एच पायलोरी किट के नाम से मेडिसिन आती है, वो फिर हम देते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर किसी को अपना समझना हो तो ये 3-4 टेस्ट जो है वो करा लें, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि हमें इस कारण शिकायत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलते हैं कि ये दवा ले लेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। वो करना ठीक नहीं, उससे अच्छा है कि आप जाइए टेस्ट कराइए और फाइनल डायग्नोसिस हो उसके अनुसार इलाज कराएं। और आजकल मैं समझता हूँ कि तो सभी जगहों पे उपलब्ध है। हाँ जी, और कॉस्ट भी उतना नहीं है। उसका एंडोस्कोपिक है, उसका कास्ट थोड़ा सा महंगा होगा, बाकी और करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट आता है LFT, ये करा लेना चाहिए। ये तो आजकल लोग कराता ही है। लीवर कुछ टेस्ट है जैसे LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल और थायराइड, ये सब तो कॉमन है। इसके लिए तो आजकल स्कीम भी पैथोलॉजी वाले चला रखे हैं, तो ये तो आजकल हमको लगता है शहरों में तो सब लोग कराते हैं। नहीं सर, वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स या डिपेंड करेगा कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, तभी रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज तो रिकमेंड करना कोई करता नहीं है। डॉक्टर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो पेपर में इंसर्शन के थ्रू आता है तो उसको देखकर जो स्कीम मिलता है तो मैक्सिमम लोग करा लेते हैं, या कैंप लगता है आजकल। अगर बड़े शहरों की बात करें तो जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं यहाँ, तो उनके कैंप रेगुलरली संडे कैंप या मंथली कैंप लगता है, तो उसमें लोग करा लेते हैं। इसीलिए हम पिछली बार इस मंच में जब आए थे हमने बोला था कि कोई भी जांच या कोई भी दवा का सेवन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। जब कोई डॉक्टर सलाह करे दे तभी वो जांच कराना, क्योंकि जो डॉक्टर्स आपको सलाह वही देगा जो आपके लिए उपयुक्त होगा। वो अनुपयुक्त जांच नहीं कराएगा और ना ही अनुपयुक्त आपको दवाइयों का सेवन कराएगा। या जो आपने बोला ना पेपर में निकल रही है, तो पता नहीं कि वो जो निकाल रहे हैं वो डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं या बिजनेसमैन लोग हैं। तो इसलिए हम फिर वही बोलेंगे, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बिना ना ही व्यक्ति को कोई जांच कराना चाहिए, ना ही किसी दवाई का सेवन करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो आपके सिस्टम के अनुसार मैच करके वो बताएंगे कि क्या आप किस ओर इशारा कर रहा है, सिम्टम किस बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो और आपने शुरू में जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ पर बात कर लिए, हार्ट पे बात कर लिया, डायबिटीज पे बात कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लिया। एक बात जो आप शुरू में जो लंग्स और हार्ट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, तो लंग्स में तो जो 2-3 बीमारियां हैं खास करके, एक तो खांसी वाला जो आम लोगों का है, फिर निमोनिया हुआ, एक COPD, तो इस सब के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें लोगों को। लंग्स की में आज ठंड के समय में बहुत कॉमन आजकल है कि COPD यानी अस्थमा की वो बीमारी ज़्यादा होती ठंड के समय में। दूसरा चीज़ क्या है कि निमोनिया में क्या है कि जो होता है कि हमारी जो होता है लंग्स के अल्वोलीज हैं, यहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं पैरेन्कीमा के अंदर, जिसकी वजह से उसको होने लगता है, सिम्टम्स होने लगते हैं। उसमें मेन सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को बुखार आ जाता है, पेशेंट को खांसी आने लगती है, खांसी में उसको जो होता है स्पुटम के साथ बलगम निकलेगा, और इसमें डिस्पेशन रेट मतलब सांस लेने में उसको बढ़ने लगता है रेट। तो ये सब सिम्टम्स उसके अंदर होने लगते हैं, और तुरंत ऐसे कंडीशन के अंदर हमको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, CBC मतलब जिसके अंदर हीमोग्राम और जिसके अंदर TLC लेवल और DLC लेवल होगा। क्योंकि अगर किसी बैक्टीरिया का मतलब इन्फेक्शन अगर है तो हमें TLC लेवल से पता चलेगा कि उसका जो होता है क्या है। उसी के बिहाफ में फिर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि उसको कंट्रोल करता है। और अस्थमा वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी जो होता है ब्रोंक होती है मतलब जो सांस की नली होती है, उसके अंदर भी जो होता है कई टाइप्स के होते हैं कि किसी भी कारणवश जो होता है उसके अंदर अगर स्पाज्म में पहुंच गया, जब स्पाज्म मतलब सिकुड़न हो जाती है तो क्या होता है मरीज जो होता है सांस निकालने में उसमें तकलीफ पड़ जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं जो पफ होते हैं, नेबुलाइजर का यूज करते हैं, मेन काम करते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करते हैं, तो उसमें कम करते हैं। दूसरा चीज ऐसे कंडीशन के अंदर जो हमारी जो ब्रोंक होती है उसके अंदर गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, जो कि अगर किसी कारणवश उसके अंदर इन्फ्लेमेशन
बढ़ जाता है तो जो बलगम निकलता है फिर उसकी वजह से हमें वहाँ पे आने निकलने लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बताओ भैया कि आपको पीले रंग का बलगम निकल रहा है कि सफेद रंग का बलगम निकल रहा है। अगर पीले रंग का बलगम निकल रहा है तो इंडिकेट करता है उसके अंदर जो होता है इन्फेक्शन हो गया, मतलब बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें फिर एंटीबायोटिक देना पड़ता है जिसकी वजह से वो खत्म हो। तो साथ में इसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, वो भी हमको देना पड़ता है। तो ये सब मेन चीज सिम्टम्स के बिहाफ में हमको करना पड़ता है। ओके, तो ये बलगम का जो कलर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कोई भी दर्शक अगर जिनको लगता हो कि हमारे बलगम आ रहा है तो कलर पर जरूर ध्यान दें और तब डॉक्टर को बताएं। जी, और बलगम का अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो अगर किसी व्यक्ति को बलगम पीले रंग का आ रहा है और अगर वो महीना भर हो गया है और उसको इवनिंग राइज टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब दिन में तो उसको लगता है बुखार नहीं है लेकिन शाम को अगर बुखार बढ़ रहा है, उसका जो होता है वजन वेट लॉस हो रहा है और रात के समय स्वेटिंग रात के समय होते समय पसीना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये जब सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ उसको जो होता है कि ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हो रहा है। और खांसी हो रहा है, रात में ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये जब सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को है या आस पड़ोस में किसी को है तो तुरंत उसको जो होता है पास वाले अस्पताल ले जाना चाहिए और ट्यूबरक्लोसिस टीबी की जांच करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को देखते हैं कि सर के द्वारा पसीना चलना सर्दियों में भी, या किसी को तलवा गर्म रहना, तो ये क्या है? सर ये हर आदमी का क्या अपना बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। दूसरा चीज क्या है कि जैसे कि आपने बोला कि तलवा गर्म रहता है, अगर किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसका जो होता है नर्वस सिस्टम, जैसे बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। तो जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है तो बेसिकली मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि उनका जो होता है तलवा में नमनेस होने की, मतलब वहां पे कुछ हमें फील नहीं होता कि कैसा क्या है। तो हर बीमारी की अपनी अपनी जो होते हैं साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से पास जाकर के उसका रेगुलर जांच कराना चाहिए जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप होने पाए। तो इसके वजह से है, तो इसको रेगुलर जांच ही कराना चाहिए जिससे पता चले। जैसे कि अभी आपने बात किया था हाइपरथायराइडिज्म, जिनको थायराइड ज्यादा होता है ना, तो जो होता है उनका शरीर भी थोड़ा सा गर्म बना रहता है। तो ये हर बीमारी के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं जिसको रेगुलर चेक कराने से ही पता चलता है। तो रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। और मतलब कुछ भी लगे तो एक बार मतलब कहने का मतलब है कि 3 महीने 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाएं, बताएं अगर कुछ बॉडी में वैसा लग रहा है तो आप जाके वहाँ चेक कराएं, फिर डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। तो ये जो अवधारणा है लोगों में कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ तो बीमारी बता ही देंगे, तो इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। जरूर, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी है तभी डॉक्टर बताएगा। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया था ब्लड प्रेशर का, कि ब्लड प्रेशर को इसे बोलते हैं साइलेंट किलर, मतलब जरूर नहीं है कि ब्लड प्रेशर होगा तो उसको सिर में दर्द ही होगा। तो जब किसी डॉक्टर के पास जाओगे अगर उसको ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा तो तुरंत डॉक्टर नहीं बोलता है कि एक लेवल में कि ब्लड प्रेशर है, एटलीस्ट 3 बार ब्लड प्रेशर चेक करेगा, उसका मीन ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद ही बताएंगे कि हाँ इसको ब्लड प्रेशर है। तो अगर जब मरीज जाएगा नहीं डॉक्टर के पास तो बीमारी कैसे पता चलेगी? तो डॉक्टरों के पास जाना बुरी बात नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर जाएं और उसके बाद इलाज कराएं। तो मैं समझता हूं कि मित्रों आज के बातचीत से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। इस उम्मीद के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और डॉक्टर मनीष मिश्रा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।